नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 24 जनवरी 2024 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ पे असम ट्रिब्यून से जो लिया गया। जी हाँ, असम ट्रिब्यून से हम लोग बात करेंगे। सबसे फ्रंट पेज में दिया हुआ यहाँ पर बात की जा रही है, उल्फा हैज़ फॉर्मली बीन डिसॉल्व्ड। जी हाँ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, राइट। हम लोगों ने दिसंबर में, इफ़ यू कैन रिकॉल, एंड वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल वेयर इट वाज बीइंग, वो बहुत बड़ा न्यूज़ था दैट एक पीस ट्रीटी साइन किया गया है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उल्फा, दैट इज़ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच में ना। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अप्रैल 7, 1979 में फाउंड किया गया था। कहाँ पर? शिवसागर के हिस्टोरिक रॉन्ग घर में। और इसको डिसॉल्यूशन के साथ ही एक नया सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है असम विकास मंच, राइट। सो असम विकास मंच, ऐसा बोला जा रहा है दैट ये फ्यूचर एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में भी आ सकता है, बट फॉर द टाइम भी उल्फा को डिसॉल्व करके जो ये नया प्लेटफॉर्म बना है जिसका नाम है असम विकास मंच। व्हाट इज दिस मंच ऑल फॉर? देखो, ये एक मंच एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। कॉमन प्लेटफॉर्म किसके लिए? जितने भी सारे फॉर्मर कैडर्स थे ना जो कि एसोसिएटेड उल्फा से थे। सो ये लोग ऑफ कोर्स अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे थे, इन लोगों को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ में। तो वो कौन से? यस, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जिससे क्या वो अपने आप को, वो सारे कैडर्स इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बना सके। इसीलिए ये मंच दैट इज़ असम विकास मंच को लाया गया है, राइट। यही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को अपील भी किया गया है दैट जो अभी तक लैंड पार्सल्स थे ना, जहाँ पर डेजिग्नेटेड कैंप्स थे असम उल्फा का, राइट, उन सारे लैंड को एक्स कैडर्स को दे दिया जाए, जिससे क्या वो लोग मल्टी क्रॉपिंग या फिर कोई सम सॉर्ट ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ करके खुद अपना पेट भर सके, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान स्कीम के बारे में। जी हाँ, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था ये क्योंकि जो डेटा रिलीज़ किया गया ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू, इस डेटा में क्लियरली बोला गया है दैट जितने भी पीएम किसान स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं, उनमें से हर 4th बेनिफिशियरी जो है ओवर द पास्ट 2 मंथ जो भी ऐड किया गया है वो है वुमेन। सो कैन वी से दैट दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट वुमेन्स का एम्पावरमेंट हो रहा है? यस, एब्सोल्युटली। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। जी हाँ, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट हर एक फार्मर्स को देश का 3 इंस्टॉलमेंट में ओवरऑल पैसे दिए जाए और टोटल एक साल में 6,000 रुपये फ्री के दिए जाए उन लोगों को, राइट। हर 4 महीने में कितने होते हैं? 12 महीने, राइट। तो 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो रहा है? 4। तो हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये किसानों को मिलना चाहिए। मतलब ये किसानों का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नीड तो पूरा कर ही रहा है, उनको सप्लीमेंट कर ही रहा है, बट साथ ही साथ ये मेक श्योर किया जा रहा है दैट उन पैसों से वो लोग जो वेरियस इनपुट्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए इंक्लूडेड होते हैं या फिर कभी कभी डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, जो क्या, अब देखो किसान हम लोग के देश में डिस्ट्रेस्ड है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू एक छोटा राशि दिया जा रहा है ना। आप बोलिएगा 6,000 रुपये में क्या होता है यार? 6,000 रुपये में तो मैं अपना एक जीन्स का या फिर शर्ट खरीद लेता हूँ। देखो भाई, आप खरीद पा रहे हो ना, बट हम लोग जो इंडिया को देखते हैं ना, वो इंडिया ज़्यादातर अर्बन इंडिया है, पता है, बट रियलिटी में मेजॉरिटी ऑफ इंडिया अभी भी गांव में रहता है। क्या आपको ये पता है? राइट। सो गांव में रहने वाले और मेजॉरिटी तो किसान है, राइट। तो और किसान तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है ना। तो इसीलिए इनका ये छोटा सा धनराशि भी इनके लिए बहुत है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, गाँव में क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप, सब कुछ सस्ते दामों में मिलता है, राइट। तो ज़्यादा उनका खर्चा भी नहीं होता, राइट। सो यस, ये कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं उन लोगों को हेल्प करना चाहती है ना। इसके बेनिफिशियरीज में अगर देखें तो कौन कौन है?
हर एक, ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग, वेदर वो बड़ा लैंड होल्डिंग है छोटा लैंड होल्डिंग है वो नहीं मैटर करता, बट यस हर एक लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज जो है इसके बेनिफिशरीज हैं. A landholder farmer families is designated as a family comprising of husband, a wife and a minor children who own cultivable land as per land records on the concerned states या फिर यूनिट. मतलब लैंड होल्डर्स फार्मिंग कौन है? ये वो है, वो फैमिली जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और कुछ माइनर चिल्ड्रन है, जो क्या जिनके पास अपना कल्टिवेबल लैंड है एज पर द रिकॉर्ड्स, राइट. और इसको, इस पैसे को किसके थ्रू दिया जा रहा है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब ये वो एक इनिशिएटिव है जिसके तहत, देखो पहले भी क्या होता था, पहले भी सरकार के थ्रू किसानों तक पैसे दिए जाते थे, बट बीच में क्या थे ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते थे और यही लोग पैसे खा लेते थे. मतलब अगर 1 रुपया सरकार भेज रही है ना कोई किसी को, तो इनको कितना मिलता था? मैक्सिमम मुश्किल से 10 पैसे मिलता था. समझ लो, मतलब बीच में 90 पैसा गया. बट अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा क्या है? दैट डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है? बैंक खाते में इसके डाल दे रही है. मतलब बीच से जितने भी सारे पैसे जा रहे थे, सारा इंटरमीडिएट खत्म हो गया, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. हम लोग द हिंदू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक कमीशन के रिपोर्ट के बारे में, और वो कमीशन है आईडेट कमीशन रिपोर्ट. जी हाँ, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एम्फेसाइज किया है दैट यस एक नीड तो है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला है दैट यस देयर इज़ अ नीड, जिसके थ्रू हम लोग को जो आईडेट कमीशन का रिपोर्ट है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट. नाउ आईडेट कमीशन रिपोर्ट क्या रिकमेंड करता है? देखो, आईडेट कमीशन रिपोर्ट बेसिकली रिकमेंड करता है दैट जितने भी हमारे देश में नोमैडिक, सेमी नोमैडिक या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, उनको एक परमानेंट कमीशन के अंडर लाया जाए. तो सवाल होता है, सबसे पहले आपको जो दिमाग में हिट करेगा वो तो ये करेगा दैट भैया नोमैडिक ट्राइब होती क्या है, सेमी नोमैडिक ट्राइब होती क्या है और डी नोटिफाइड ट्राइब होती क्या है. तो चलो सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स. सबसे पहले नोमैडिक ट्राइब्स ये कौन होते हैं? देखो, ये वैसे लोग होते हैं जो कि जिनको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, आपने सुना है बंजारा, जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता. जी हाँ, दे आर नोमैडिक ट्राइब्स. ये वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास अपना घर, दे डू नॉट हैव ए परमानेंट सेटलमेंट, अपना घर बिल्कुल इनके पास नहीं है और घर के लिए ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. And the very good example is Banjara tribe, Gujjar tribe. These are what? These are nomadic tribes. इनका अपना खुद permanent settlement नहीं है. दूसरा आ जाते हैं हम लोग सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में. सेमी नोमैडिक ट्राइब्स नाउ ये जो है नोमैडिक ट्राइब्स के तरह ही है सेमी नोमैडिक ट्राइब, बट ये पार्शियली प्रैक्टिस करते हैं नोमैडिक लाइफस्टाइल. मतलब they may have some settled areas but also they engage in nomadic way of life. मतलब कुछ सेटल्ड एरिया है इनके पास बट तभी भी ये नोमैडिक लाइफस्टाइल को गुजारते हैं, राइट. नाउ इनका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है नॉर्थ इंडिया में वन गुज्जर्स जो है ना, दे आर द एग्जांपल ऑफ सेमी नोमैडिक ट्राइब. और वैसे ही आता है तीसरा, दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब. नाउ डी नोटिफाइड ट्राइब ये वैसे कम्युनिटीज़ हैं जो क्या ब्रिटिशर्स के समय, ब्रिटिशर्स जब कॉलोनियल्स है ना, तब इनको क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया गया था. क्रिमिनल क्योंकि दे वर द वन हु वर एक्टिविटीज इन क्रिमिनल ट्राइब्स. और इसीलिए ब्रिटिशर कॉलोनियल पीरियड में एक कानून बना था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1872, उसमें इनको इंक्लूड किया गया था. अब यार वो हमारे देश में है, अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, राइट. तो इसीलिए हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद इस लेबल को हटा दिया गया क्रिमिनल का. That they are not criminals, right? They are citizens of India. हाँ, if they are evolving in criminal activities, तब ना वो criminal होंगे. चोर का बेटा चोर तो नहीं होता, डाकू का बेटा डाकू तो नहीं होता. समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट. अजमल कसाब का बेटा अजमल कसाब तो नहीं होगा ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. तो एक क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल कैसे हो सकता है? अब अगर आप पूरा ट्राइब को ही क्रिमिनल घोषित कर दोगे, मतलब उस ट्राइब से क्या कोई शादी करेगा? उस ट्राइब से क्या कोई क्या उसको रेंट देगा घर पे? नहीं देगा ना. इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ मतलब उन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब का टैग हटा दिया गया है. बट अभी भी देखने को मिलता है दैट स्टिग्मा अभी भी परसिस्ट करता ही है.
और इसीलिए क्रिमिनल ट्राइब को हटा के इनको नया नाम दिया गया डी नोटिफाइड ट्राइब, मतलब उनको उस क्लासिफिकेशन से डी नोटिफाई कर दिया गया। और इसमें कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ आते हैं अगर आपको पूछा जाए, यस, कंजार कम्युनिटी, नट कम्युनिटी जो है ना, दे आर कमिंग अंडर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ना अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया इस न्यूज़ के बारे में दैट आइडियट कमीशन रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया था, दैट परमानेंट कमीशन बने नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, राइट। नाउ आइडियट कमीशन के बारे में तो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते। देखो ये कमीशन जो है ना, इसको फॉर्म किया गया था 2014 को और ऑफिशियली इसको जाना जाता है बाय द नेम ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। इसको फॉर्म किया गया था 2014 में विद भिखू रामजी एडेट एज इट्स हेड, मतलब भिखू रामजी एडेट जो थे उनके हेड थे। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, वो है टू इंक्लूड क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइज कैटलॉग, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग बनाना है स्टेट वाइज जो क्या डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में होगा, जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा दोज नॉट लिस्टेड अंडर द SC ST या फिर OBC कैटेगरीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको इस कैटेगरीज के अंदर नहीं लाया गया, इसीलिए उनको मतलब जिससे उनके वेलफेयर मेजर्स लाया जा सके, उनको कुछ बेनिफिट दिया जा सके, इसीलिए ये मतलब भिखू रामजी एडेट के अंडर इनको क्रिएट किया गया था। और इस एडेट कमीशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस भी थे, और वो क्या क्या थे। सबसे पहला रिकमेंडेशन था एक इस्टेब्लिश करना परमानेंट कमीशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स और उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करवाना। दूसरा था एक सेपरेट डिपार्टमेंट को क्रिएट करना जिससे उनके वेलफेयर को फोकस दिया जा सके। तीसरा था कंडक्ट डिटेल्ड सर्वेज ऑफ द फैमिली ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स, एक डिटेल्ड सर्वे होना चाहिए और देखना चाहिए उनका पॉपुलेशन कितना है, किस किस स्टेट में उनका पॉपुलेशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, राइट। इन सब चीज़ों को हमें देखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989। और डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो क्या इंक्लूडेड बिल्कुल नहीं है उनको, मतलब इन सारे कैटेगरीज में उनको एटलीस्ट OBCs का हमको दर्जा देना ही चाहिए। ये एडेट कमीशन का रिपोर्ट था। ना ये रिपोर्ट किस चीज़ को देखते हुए उन्होंने किया था, क्योंकि डी नोटिफाइड ट्राइब्स ले लो, नोमैडिक ट्राइब्स ले लो या फिर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ले लो, इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमारे देश में। जैसे सबसे पहला चैलेंज अगर देख लीजिएगा, यस, दे इनकाउंटर वेरियस चैलेंजेस, जैसे दे हैव लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लिस्ट, उनका जो रिकॉग्निशन है एज ए डिस्ट्रिक्ट ग्रुप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी कमी है, राइट। जैसे शेड्यूल कास्ट को एक डिस्ट्रिक्ट ग्रुप का कैटेगरी दर्जा मिला हुआ है ना, शेड्यूल ट्राइब्स को मिला हुआ है ना, तो वैसे क्या डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। दे आर ऑल्सो द ट्राइबल कम्युनिटीज। दूसरा, दीज कम्युनिटीज ऑफन फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर इनिशिएटिव। जी हाँ, क्योंकि इनको फायदा नहीं मिल रहा है ना, इसलिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इनको फायदा नहीं मिल रहा है। अब देखो ये लोग वैसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है भाई, आप खुद सोचो ना भाई, यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, बट येस, वेदर दैट इज SC कम्युनिटी या फिर मेनी ST कम्युनिटीज, दे हैव एटलीस्ट रूफ बिलो देयर हेड ना, बट इस केस में क्या हम लोग ये देख पा रहे हैं? नहीं, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट दीज कम्युनिटीज फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, और ये वेरियस इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे लिमिटेड एजुकेशन, इनएडिक्वेट एक्सेस टू एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, राइट। नाउ जब हम लोग बात कर रहे हैं दैट NHRC के द्वारा ये निकाला गया, तो NHRC के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ये हमारे देश का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, जिससे वो सेफगार्ड और प्रमोट कर सके ह्यूमन राइट को थ्रू आउट द कंट्री में, राइट। नाउ इसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, और इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है एड्रेस करना ह्यूमन राइट वायलेशंस, प्रोवाइड करना रेमेडीज टू विक्टिम्स एंड क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट प्रिंसिपल अमंग द पब्लिक। नेक्स्ट न्यूज़ द हिंदू का ये न्यूज़ है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एम्पीबा इफेक्ट। अजीब टाइप का नाम दिख रहा है ना, एम्पीबा इफेक्ट। ना ये अजीब टाइप का नाम तो है, बट ये एक ऐसा फिनोमेना है ना जिसको आप सुन के यू विल बी शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, एम्पीबा इफेक्ट, इसको
मतलब नाम, ये जो नाम है ये एक स्टूडेंट है तंजानिया का जिसका नाम है इरास्तो एम्पीवा। नाउ यह एक फिनोमिना है जिसके तहत बोला किया जाता है हॉट वाटर जो है ना, गर्म पानी, वो फ्रीज करता है फास्टर देन द कोल्ड वाटर इन सिमिलर कंडीशन। मतलब अगर सेम कंडीशन में अगर आप हॉट वाटर को फ्रीज कर रहे हो तो हॉट वाटर जल्दी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ये शॉक लग रहा है ना सुनने में, और वही चीज देखो इस ग्राफ में भी दिया गया है, राइट। ये रेड वाला क्या है, हॉट वाटर, ये वाला क्या है, कूल वाटर, ये टाइम दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले जीरो, दैट इज बर्फ कौन बन रहा है, तो देखो ये लाल वाला देख रहे हो, लाल वाला सबसे ज्यादा गर्म है, राइट, बट जल्दी ठंडा कौन हो रहा है, सबसे पहले लाल वाला ना। तो ये एम्पीवा इफेक्ट यही है, ठीक है। और ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपका बिल्कुल आ सकता है, इसको मजाक में बिल्कुल मत लेना ना। वैसे तो ये इफेक्ट अगर देख लीजिएगा, बहुत सारे हिस्टोरिकल स्कॉलर्स थे जैसे एरिस्टोटल, फ्रांसिस बेकन ले लो, रेने डेस्कार्टिस ले लो, इन्होंने एम्पीवा इफेक्ट को पहले ही देख लिया था। बट यस, इस फिनोमेना हैज गेन्ड अटेंशन आफ्टर एक तंजानिया के स्टूडेंट एम्पीवा ने इसको 1969 में फिर से हाईलाइट किया था। बोला गया डिस्पाइट वेरियस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट हैव नॉट रीच्ड अ कंसेंसस। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा, बट अभी भी साइंटिस्ट कोई कंसेंसस में नहीं आ रहा है दैट ये होता क्यों है, एम्पीवा इफेक्ट होता क्यों है। तो यहाँ पे बोला गया सेवरल फैक्टर्स आर कंसिडर, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे कंसिडर किए जा रहे हैं शायद दैट हर एक फैक्टर्स इन आर कंबाइनली रिजल्टिंग इन एम्पीवा इफेक्ट। जैसे माइक्रो बबल जो क्या प्रमोट करते कन्वेक्शन को और हीट ट्रांसफर इन हीटेड वाटर, इंक्रीज इवापोरेशन इन वार्मर वाटर्स एंड द इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट इन कोल्डर वाटर्स। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिचुएशंस बोला जा रहा है जिसके कारण शायद ये हो सकता है, या फिर ऐसा बताया जा रहा है दैट बहुत समय वो पानी में कंपाउंड्स होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसके कारण भी ये एम्पीवा इफेक्ट हो सकता है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।